नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। कोलंबिया के ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार का नाम आपने सुना होगा। ये एक बेहद खतरनाक शख्स था जिसने न केवल अपने आतंक का साम्राज्य कोलंबिया में बल्कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में और यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में भी बना रखा था और उसने कुछ आतंकी हरकतें भी की थी। उसके मंसूबे राजनीति में जाने के भी थे और उसे पकड़ पाना एक बेहद मुश्किल काम था। वो आतंक का पर्याय बन चुका था। कुछ वैसा ही एक शख्स मुंबई में भी तैयार हो रहा था, लेकिन समय रहते उस पर लगाम लगा दी गई और सलाखों के पीछे भेज दिया गया। आप कहेंगे कि मुंबई के इस शख्स की पाब्लो एस्कोबार से तुलना कितनी सही है। पाब्लो एस्कोबार ड्रग्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था। तो मैं यही कहूँगा कि हर बड़ा अपराधी कहीं ना कहीं किसी छोटे अपराध से ही शुरुआत करता है, किसी छोटे इलाके से ही शुरुआत करता है। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है मुंबई के डोंगरी इलाके में सक्रिय एक ड्रग माफिया चिंकू पठान की। और चिंकू पठान का साम्राज्य धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। लेकिन उसी दौरान मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में एक अधिकारी आए, वहाँ के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जिन्होंने की हिम्मत दिखाते हुए एक मुहिम चलाई उसके खिलाफ और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। हमारे साथ समीर वानखेड़े जी मौजूद हैं। समीर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको मुंबई के बाहर भेज दिया गया था और आपने कानूनी लड़ाई लड़ी और आपको कानूनी जीत हासिल हुई। आप फिर से एक बार मुंबई में आ गए हैं, तो उसके लिए बधाई आपको। धन्यवाद जितेंद्र भाई, आपका धन्यवाद। आपने जब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे तो आप कई मामलों को लेकर चर्चा में रहे। आर्यन खान का मामला उस दौरान चर्चा में था, सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स का एंगल था, उसकी आपने जांच की थी और कई दूसरे बड़े मामले भी थे। आपने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन एक और भी बड़ा मामला था जिसे आपने डिटेक्ट किया, वो था चिंकू पठान का। ये बताइए कि चिंकू पठान कितना बड़ा ड्रग माफिया था मुंबई में और कैसे वो अपना पूरा कारोबार चलाता था। देखिए जितेंद्र भाई, जो ये सरगना परवेज नासिरुल्लाह पठान बेसिकली इस व्यक्ति का पूरा नाम था। तो डोंगरी स्थित साउथ मुंबई में जो मेफेड्रॉन, जो आज भी हमारे मुंबई में एक इशू है, तो मेफेड्रॉन नामक एक ड्रग आता है जिसे एमडी कहते हैं, मियो मियो कहते हैं, काफ़ी अलग अलग कमर्शियल नाम है उसका। तो उस धंधे में बेसिकली ये लिप्त था और मुंबई के सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी में ये डोंगरी जो आपने इलाका कहा है, तो वहाँ पर उसकी एक्टिविटीज़ में ये काफ़ी सक्रिय हुआ करता था। लोकल लोगों को भी काफ़ी दिक्कत थी, महिलाओं को दिक्कत थी, बच्चों को दिक्कत थी। और एमडी जिस प्रकार का एडिक्टिव ड्रग है, तो इसके चलते ये हमारे फिर बाद में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के रडार पे आया और पहले से ये काफ़ी सक्रिय था। तो जब हमने ये देखा कि मुंबई के बड़े बड़े जो ये ऑर्गेनाइज गैंगस्टर ड्रग रिलेटेड हैं, तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी है, तो ये सबसे टॉप में नाम पॉपअप हुआ था कि ये बच्चों को, महिलाओं को, और मुंबई के पेरिफेरी एरियाज में ही इज़ वन ऑफ द बिग प्लेयर्स ऑफ मेफेड्रॉन बेसिकली। तो ये मेफेड्रॉन सप्लाई करने का काम करता था या उसकी फैक्ट्री ही चलाता था, मतलब उसको उसका उत्पादन ही करता था? किस तरह से? देखिए, इसका जो चेन था, इसका नेटवर्क था, बहुत अलग अलग लेयर्स में हुआ करते थे। ये जैसा कि आपने राइटली कहा कि किंग पिन टाइप ये व्यक्ति था। उसके अलावा भी इसके जो साथ में काम करते थे वो सप्लायर्स हुआ करते थे, कुछ मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते थे। मैन्युफैक्चर, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी शहर के बाहर इंडस्ट्रियल एरियाज में हुआ करती थी इलीगली तौर पे, तो उसके साथ में ये लोग भी एसोसिएटेड हुआ करते थे। उसके बाद में इसके पास फुट सोल्जर्स भी हुआ करते थे, जो कहते हैं, जो पेडलर्स जिसे कहते हैं। तो ही वॉज रनिंग बेसिकली काइंड ऑफ अ ड्रग रिलेटेड क्राइम सिंडिकेट, जहाँ पर एवरीथिंग ही वॉज अ काइंड ऑफ अ सूडो बॉस बेसिकली। तो ये एंड दिस वॉज कंसिस्टिंग ऑफ मुंबई के आजू बाजू जो इलाके हैं, नवी मुंबई है, जैसे आपको मैंने कुछ इंडस्ट्रियल इलाके भी कहा है, तो उस पर एमडी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ये बंदा लिप्त था। ये जिन इलाकों से ऑपरेट करता था, जैसे अगर डोंगरी की बात करें या मस्जिद बंदर इलाके की बात करें, तो वहाँ पर कई पतली सकरी गलियाँ थी और वहीं पर उसका घर हुआ करता था। तो
आपको जब जानकारी मिली और आपने तय किया कि इसके कारोबार को ख़त्म करना है और इसको गिरफ्तार करना है, तो उस ऑपरेशन की प्लानिंग कैसे हुई? क्योंकि ये भी था कि बताया जाता है कि ये बड़ा ही खतरनाक था और ये लॉ इन्फोर्समेंट के अधिकारियों पर, उनके कर्मचारियों पर भी हमला कर चुका था। देखिए जितेंद्र भाई, ये इनके लिए दीज आर बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट के लिए दीज आर नॉर्मल क्रिमिनल्स, नॉट नेसेसरी कि अगर आदमी एक वायलेंट बिहेवियर का हो तो फिर उस पर कार्रवाई नहीं। सो दैट इज बेसिकली वी नेवर यूज टू फॉलो दीज एक्टिविटीज़ कि अगर कोई आदमी सक्रिय हो, खतरनाक हो, एंड वी शुड नॉट एक्ट ऑन दैट। तो इसके ऊपर बेसिकली ये भी इंफॉर्मेशन आई करती थी कि बॉडीली ऑफेंसेस भी काफ़ी कर चुका था, पुलिस के ऊपर भी, लॉ इन्फोर्समेंट पे भी पहले अटैक कर चुका था। और ये भी जानकारी थी हमारे पास में कि जिस एरिया में था ये जो गली आप मेंशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सीसीटीवीज इसने प्राइवेट लगा के रखा था। खुद के सीसीटीवी लगा के रखा था कि कोई भी अनजाने व्यक्ति उसके एरिया में आ जाए, कोई भी संदिग्ध कोई डाउटफुल आदमी आ जाए या फिर कोई लॉ इन्फोर्समेंट वाला आ जाए, तो तुरंत उसकी बेसिकली इसकी कंट्रोल रूम टाइप इसने बना के रखा था अंदर, सो दैट सीसीटीवीज में ये नोटिफाई कर ले, आइडेंटिफाई कर ले। तो पहले भी इंफॉर्मेशन थी कि ये अटैक बॉडीली अटैक करता है लॉ इन्फोर्समेंट पे। तो उसके बाद में भी कुछ हमारे भी कुछ मुखबिर हुआ करते हैं, अभी भी है, और सब अधिकारियों के लॉ इन्फोर्समेंट के होते हैं। तो वहाँ पर भी ह्यूमन इंट से भी पता चला था कि इसकी दिनचर्या क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है। तो उस दौरान फिर बाद में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जमा करने के बाद में कि ये सच में लिप्त है, बिकॉज वी डोंट फॉलो ऑन हियर से कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन एक आपको एक प्रॉपर एविडेंस, एक प्लॉजिबल एविडेंस चाहिए सो दैट टू एक्ट ऑन अ पर्सन कि ये लिप्त है। उसके बाद में कुछ रेलिवेंट प्लॉजिबल एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जमा करने के बाद में देन वी थॉट टू टेक एक्शन ऑन दिस पर्सन। बट ये कितना चुनौतीपूर्ण था, जैसा आपने खुद ही बताया कि सीसीटीवी लगा रखे थे उसने पूरी गली में, और हर मोमेंट कोई भी अगर संदिग्ध नजर आता था तो ये अलर्ट हो जाता था। तो ऐसे में हाउ डिड यू प्लान एंड हाउ डिड यू एग्जीक्यूट दैट ऑपरेशन? देखिए, प्लानिंग तो इंटेलिजेंस रिलेटेड भाग में आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो नॉर्मल ऐसे केसेस में होते हैं कि रेकीज होती है, पहले जैसा मैंने आपको कहा कि इनके लोग आइडेंटिफाई किए जाते हैं, रैकेट आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन सी कमोडिटी में ये डील करता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद में कुछ, जैसा मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन इंट होते हैं, कुछ मुखबिर होते हैं, तो वो फिर दे कीप अ सर्विलेंस, दे कीप अ वॉच। कुछ बाद में अलग केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ अधिकारी हमारे ही होते हैं, अधिकारी जो जो आप नॉर्मल लिंगों में कहते हैं कि भेष बदल के सो वो भी नज़र रखते हैं कि सच में, बिकॉज हमारे सबसे पहले ये मुहिम होती है कि कोई निर्दोष या फिर कोई नॉर्मल या इनोसेंट को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देते हैं कुछ मोटिवेटेड इन्फॉर्मेशन भी होती है किसको तकलीफ देने के लिए, तो वो हम नेगेट करना चाहते हैं पहले टू टेक एन एक्शन कि रियली आदमी लिप्त है। तो इसके लिए पूरी हम लोग वी टेक ऑल प्रिकॉशंस एंड डू दैट। उसके अलावा भी मैंने जैसा कहा है आपको कि ये जो नार्को गैंगस्टर्स होते हैं, तो ये खुद भी बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्रग कंज्यूम करते हैं, और उनके साथ जो लोग काम करते हैं वो भी ड्रग कंज्यूम करते हैं। तो इनको पता नहीं होता है कि ये क्या एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बार आदमी नशे की हालत में होता है तो उसको पता नहीं होता आगे क्या कर रहा है या व्हाट ही इज डीलिंग विद। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्रिमिनल्स की बाकी की भी उनके ऊपर केसेस हुए होते हैं, किसके ऊपर कोई मर्डर चार्जेस होते हैं, किसके ऊपर कोई बॉडीली ऑफेंस, ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर्स होते हैं। उसके अलावा भी उनकी जो एक नाम भी नहीं कहूँगा मैं, एक बदनामी होती है उनके इलाके में कि अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन दे, इनके खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन दे, तो फिर बाद में दैट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर द पर्सन। तो वो ये बॉडीली ऑफेंस उनके खिलाफ में करते, कोई भी इनके ऊपर इंफॉर्मेशन देता है तो इनकी, तो इसके लिए ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन जमा करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि कोई इनके सामने खड़ा नहीं होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन देते नेक्स्ट डे ही अटैक करते हैं उन पर। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और डिफिकल्ट होता है इन्फॉर्मेशन जमा करना ऐसे लोगों के बारे में। लेकिन मुझे आप उस दिन के बारे में बताइए, आपने इसके घर से जाके इसको अरेस्ट किया था, जहाँ पर ये इसके फैक्ट्री में। आई वॉन्ट टू नो कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे आपने उस पूरे एक्शन को एग्जीक्यूट किया था, जो वो पूरा एक्शन था जब आपने इसको गिरफ्तार किया। देखिए, जितना मुझे पता है, जितना मुझे याद है, ये 5 साल पुरानी घटना है, तो जितना मुझे याद है कि वी हैड आइडेंटिफाइड हिज प्लान ऑफ एक्शन मोडस ऑपरेंडी, उसका इलाका, उसकी जो सपोजिटली जहाँ पर वो ड्रग्स रखता है, सपोजिटली उसके एसोसिएट्स कहाँ रहते हैं, तो वो हमने आइडेंटिफाई करके रखा था।
लेकिन चूंकि मैंने आपसे ये कहा था कि इसका भी नेटवर्क इतना स्ट्रांग था, इसके फुट सोल्जर्स थे और जैसा मैंने आपको कहा था सीसीटीवीज थे, तो इसे भी मूवमेंट्स पता चल जाती थी कभी भी कोई आता है। एनडीपीएस केसेस में ड्रग का होना भी बहुत ज़रूरी होता है बड़े पैमाने पे, अगर आप ये लेवल पे अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो इसके लिए हमें ये भी इम्पोर्टेंट था कि एक आरोपी को जब भी आप पकड़ते हो तो उसके साथ में ड्रग्स भी रिकवरी हो जनरल इन जनरल केस। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जितना मुझे याद है कि हमने प्लान करने के बाद में हमने ये भी मूवमेंट देखा था कि अपने इलाके के बाहर कब आता है, तो वो भी देखा था कि हमने फिर बाद में लोकेट किया था कि ही वॉज बेस्ड समवेयर एट नवी मुंबई, तो उसका हमने उसको लोकेट नवी मुंबई के में किया था, उसके इलाके के बाहर बेसिकली, जहाँ पर उसकी जो नेटवर्क है, जहाँ पर उसका जो टेक्निकल नेटवर्क है, उसके फुट सोल्जर्स है, उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो जाती है फिर। तो वो इतना ही वॉज काइंड ऑफ रिलैक्स्ड कि मुंबई के बाहर भी है मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस का है या वॉट एवर यू से। तो हमने उसको घेरा या फिर हमने उसको वी इंटरसेप्टेड हिम आउटसाइड मुंबई बेसिकली एट अ प्लेस इन नवी मुंबई। ओके, तो जब आपने आपकी टीम उसको पकड़ने को गई तो क्या उसकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस आपको सामना काफ़ी करना पड़ा? रेजिस्टेंस हुआ था बेसिकली, वो भी अच्छी प्लानिंग हुई थी। अगेन जैसा मैंने आपसे कहा है कि जब भी हम कोई व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर वो कोई सपोज फैमिली के साथ में भी है, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम किसको नुकसान पहुंचे और हानि पहुंचे। डायरेक्टली जो आरोपी है या फिर जो सस्पेक्ट है, तो वहीं हम लोग वही लेवल तक सीमित रखना चाहते हैं। तो इसके लिए जब रैकी भी की तो आई रिमेंबर के उसमें कुछ पहले कंफर्म करने के लिए हमारे अधिकारी स्विगी या जोमेटो के एज एन ऑपरेटर बन के, डिलीवरी बॉय बन के उसे कंफर्म किया था कि ये द पर्सन इज देयर एंड कोई इनोसेंट उसके इर्द गिर्द नहीं है बेसिकली। आई रिमेंबर दैट। उसके बाद में जब हमने उसको इंटरसेप्ट किया कंफर्म करने के बाद में, तो उनके जो एसोसिएट थे उनकी तरफ से थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी। दे वर ऑब्स्ट्रक्टिंग बेसिकली हमें एंटर करने के लिए। लेकिन टीम इतनी सक्षम थी हमारी उस दौरान कि इमीडिएटली फिर रूम भी इंटरसेप्ट किया गया, इंटरवेंशन को भी हटाया गया और फिर बाद में उसको वहाँ पर ड्रग के साथ में पकड़ा गया। ओके, तो उसको गिरफ्तार किया आपने और उसके साथ में उनके साथ भी कुछ एसोसिएट्स थे, उनको भी हमने गिरफ्तार किया। उस दौरान मुझे याद है कि दे वर हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मेफेड्रोन विद देम, एमडी विद देम, एंड दे वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दैट एमडी इन टॉयलेट्स एंड दे वर आल्सो ट्राइंग टू थ्रो द एमडी थ्रू द विंडोज बेसिकली। लेकिन प्लानिंग इतनी अच्छी ऑफिसर्स की थी, टीम अच्छी थी, सो दैट वी प्रिवेंटेड, उनको रोका गया ये सब काम करने से, एंड ही वाज कॉट विद द ड्रग्स विद हिम। पकड़े जाने के बाद क्या उसने बाहर आने के लिए आपको रिश्वत का लालच दिया या आपको डराने धमकाने की कोशिश की? देखिए ये सब डराना धमकाना, आई डोंट टेक दिस थिंग सीरियसली। उसके पास बाद में हमको वेपन्स भी बरामद हुए, 2 बेरेटा के वेपन्स बरामद हुए उनके पास में। इन्फॉर्मेशन थी कि वो बेसिकली ही इज़ अ वायलेंट पर्सन, ऑलरेडी पहले के भी केसेस है, एंड ही विल नॉट, इनफैक्ट वो एक बार सोचेगा भी नहीं आपके ऊपर अधिकारियों पे कुछ ऐसी काम करने के लिए। तो वी ऑल वर वेरी मच प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड ऑल्सो कि कभी अगर कुछ हो, अनहोनी भी घट सकती है। लेकिन एक बार जब डिसीजन टीम ने ले लिया कि ऐसे लोगों को इंटरसेप्ट करना, लॉ की कायदा बताना उनको, तो फिर ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। ही ट्राइड हिज बेस्ट हर डराना धमकाना, लेकिन एक बार जब डिसीजन लिया है तो डिसीजन लिया है। फिर उसने धमकाया था? आई रिमेंबर के हर चीज़ किया उसने, कोशिश भी किया एंड हर पैतरा आजमाया था इनडायरेक्टली डराने का धमकाने का, लेकिन दैट डजंट वर्क बेसिकली। लेकिन ये बताइए कि ये अपना पूरा कारोबार चलाता कैसे था? क्या इसको अथॉरिटीज़ में कुछ भ्रष्ट लोग थे जो उसको समर्थन कर रहे थे, पुलिस में और दूसरे विभागों में? कैसे ये इसका पूरा काम कैसे चलता था? ये इसके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। बचपन से उस इलाके में रहता था और फिर अचानक में ये इतना बड़ा, मुंबई का सबसे बड़ा जो है ये ड्रग माफिया कैसे बन गया था? देखिए जितेंद्र भाई, मैं किसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता हूँ। आई एम नॉट हियर टू कि किसको डिफेम करना है, या देर आर ब्लैक शिप्स इन ऑल द सोसाइटी। हर इंडस्ट्री में, हर सर्विस, हर जगह होते हैं बेसिकली। तो वहाँ पर कुछ लोगों को ये सिस्टम का यूज़ करके करने की कोशिश कर रहा था, जो उस दौरान हमने रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के साथ भी शेयर किए थे, ऑफिशियली भी शेयर किया था कि देयर वर सम पीपल के जिनके हेल्प से ये पनप रहा था वहाँ पर। एंड इनफैक्ट हार्ट ऑफ द सिटी डोंगरी आप जानते ही हैं उस इलाके को,
हार्ट ऑफ द साउथ मुंबई उसका इतना फ्लोरिशिंग कारोबार चल रहा था, क्योंकि आई रिमेंबर कि जब हमने उसको जब अरेस्ट किया, उसको जब इंटरसेप्ट किया हमने नवी मुंबई में, उसके बाद जब तलाशी ली गई, आइडेंटिफिकेशन करवाया गया उसके घर का डूंगरी में, या फिर उसकी सपोजिटली जहाँ पर वो ड्रग्स रखता है उसका, तो हमको उस इलाके में लगभग 12 किलो ड्रग्स मिला। उसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा है कि 2 वेपन भी रिकवर हुआ। सरप्राइजिंगली बात थी 2.5 करोड़ कैश, लगभग 2.5 करोड़ थे कैश प्लस मनी काउंटिंग मशीन, इतने अमाउंट में कैश हार्ट ऑफ द सिटी हमको रिकवर हो रहा है। सो दैट मीन्स बिना कोई सपोर्ट के तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंडक्ट सच अ बिग ऑपरेशन। इसको अरेस्ट करने के बाद क्या आपको दबाव डालने के लिए किसी का फोन आया पॉलिटिशियंस वगैरह का? क्योंकि ये इसकी कोशिश थी पॉलिटिशियंस के साथ भी अपना नेक्सस बनाने की। उस बीच में कुछ फोटोज वगैरह भी बाहर आए थे जिसमें ये अनिल देशमुख, जो कि तब गृह मंत्री हुआ करते थे, उनको गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहा है, उनके साथ में भी इसकी तस्वीरें थी, तो इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी था। देखिए जितेंद्र जी, मैं पॉलिटिकल चीज़ों पे तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, या उनके कौन कनेक्शंस है, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दोज थिंग्स। लेकिन आपको दबाव आया था पॉलिटिकल? लेकिन देखिए जितेंद्र भाई, दबाव ऐसे चीज़ों में तो सिस्टम ही सच हमारी जो सिस्टम हो जाता है, एक मेंटालिटी होती है कि हर चीज़ चलता है, एटीट्यूड एंड दोज थिंग्स हैपन, बट दैट डजंट मैटर। जब एक बार आपने कार्रवाई कर ली है एंड आपके सामने रूल इज़ वेरी क्लियर, द पर्सन इज डीलिंग इन नार्कोटिक्स, द पर्सन इज इनटू एंटी नेशनल एक्टिविटी, तो फिर कोई दबाव का सवाल ही नहीं पड़ता है हमें फिर, या कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप देखिए, आप इस बात के लिए विख्यात रहे हैं कि आप कभी किसी दबाव में नहीं आते और आप अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। जब आप एयरपोर्ट में भी थे, कस्टम्स में, उस वक्त में भी आपने कई ऐसे मामले किए। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एनसीबी में जब आप आए और आपने इतने बड़े बड़े मामले किए, तो क्या आपको थ्रू आउट, आप किसी पॉलिटिशियन का नाम मत लीजिए, ये भी मत बताइए कि वो रूलिंग पॉलिटिशियन था या ऑपोजिशन का पॉलिटिशियन था, लेकिन क्या आपको पॉलिटिकल प्रेशर का सामना करना पड़ा था? देखिए मैं उस पर अगेन टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा ये चीज़ पे, लेकिन मुझे उस दौरान याद नहीं है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसे केसेस में कि कोई फ़ोन करके बोले, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई करता होगा या किया होगा किसने, लेकिन आई डोंट रिमेंबर दैट बेसिकली।